मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर, जो हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बार क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतर पर लेकर के। तो इस चैप्टर में जो मैं बात करने वाला हूँ श्वसन चैप्टर में, तो इसमें हम बात करेंगे आपसी और अनाक्षी श्वसन में अंतर। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन में अंतर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या लोअर ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गए और जैसे खमीर हो गए। तो इनमें क्या होता है कि एक कोश की प्राणी होते हैं, तो इनमें उतने सारे ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं कि उनमें ऑक्सीजन कंप्लीट रूप से हो सके। तो कुछ ऐसे जीव के बारे में बात करने वाला हूँ जो क्या करते हैं, अनाक्षी श्वसन करते हैं और किस तरीके से करते हैं और उनमें क्या होते हैं, अनाक्षी श्वसन से क्या लाभ होता है उसकी मैं बात करूं। हाँ, तो उसके बाद क्या हम बात करें, जैसे कि हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म से उच्च पादप हो गए, मनुष्य हो गए, कुत्ते बिल्ली हो गए, ये जो जंतु हैं ये सभी क्या ऑक्सीजन श्वसन करते हैं। तो इनमें क्या लाभ होता है और क्या अनाक्षी श्वसन करने वाले जीव जंतुओं में क्या लाभ होता है या जीवों में क्या लाभ होता है। वे पादप भी हो सकते हैं, वे कवक भी हो सकते हैं और वे जीवाणु की श्रेणी में भी आते हैं। तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन श्वसन होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जब मनुष्य होता है वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करता है, अर्थात क्या, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि ये ऑक्सीजन लेता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कहाँ से होता है। आखिर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम उसको अंदर से कैसे बनाते हैं, हमारे शरीर कैसे उसका निर्माण करती है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं। और वही कार्बन डाइऑक्साइड पादप ग्रहण करते हैं और पादप अपने अंदर ऑक्सीजन को बनाते हैं जो वायुमंडल में छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो मतलब एक प्रकार का हमारे मनुष्यों में और पादपों में पारस्परिक क्रिया चल रही है जिसमें हम उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये सारी क्रियाएं तो हमारा क्या इन्वायरमेंट के माध्यम हो रही है। मनुष्य इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन वहां से लेता है और पादप ऑक्सीजन इन्वायरमेंट छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है और पादपों में ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से हम बात करते हैं ऑक्सीजन श्वसन। तो दोस्तों, ऑक्सीजन श्वसन को समझने के लिए हम एक अभिक्रिया को दर्शाएंगे। तो जो अभिक्रिया होती क्या है, पहले मैं इसकी बात कर लूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पोषण वाले चैप्टर में मैंने बताया है कि जब क्या कोई भी फूड मटेरियल हम खाते हैं, कोई भी भोज्य पदार्थ अगर हम खाते हैं तो पहले उसको मुंह में चबाया जाता है, फिर उसके बाद ग्रसनी आती है, ग्रासनली आती है, फिर उसके बाद हम ग्रासनली के माध्यम से आमाशय में भेज देते हैं। आमाशय में कुछ एंजाइम होते हैं जो उन भोज्य पदार्थों का पाचन शुरू कर देते हैं। अर्थात दोस्तों, हमारे आहार नाल में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो एंजाइम का स्राव करती है और वे जो एंजाइम निकलते हैं वे एंजाइम भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं। और पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल दिया जाता है। मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। तो इस क्रिया को हम पाचन कहते हैं। तो ये क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, आहार नाल के अंदर, जहां पर एंजाइम होती हैं, ये सारी क्रिया करती है। तो दोस्तों, जो फूड हम लेते हैं वो तो इतने बड़े बड़े से होते हैं, लेकिन उनको एकदम सिंपलर फॉर्म में, मतलब एकदम छोटे छोटे अणुओं में उसको बदल दिया जाता है और उसके बाद उसका सीधे रुधिर में अवशोषण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले उसका पाचन किया जाता है, फिर उसको सीधे रुधिर में अवशोषण किया जाता है। अब अवशोषण होने के बाद भेजा गया लीवर में। तो दोस्तों, अधिकतर भोज्य पदार्थों का जो पाचन होता है उनका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। दोस्तों,
ग्लूकोज बनता है। और हमारे शरीर के लिए ग्लूकोज सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर में अगर ऊर्जा का स्रोत कोई है तो वो सिर्फ ग्लूकोज है। तो इसीलिए हम कोई भी फूड मटेरियल लेते हैं तो वो ज्यादा ग्लूकोजनस होता है, जिसको हम खाते हैं तो हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब ग्लूकोज मिल गया तो अब उसका कोशिकाओं में क्या होता है, अब ग्लूकोज गया ब्लड में, अब ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में हर जगह पर पहुंचा दिया जाता है ग्लूकोज, हर कोशिका तक ग्लूकोज पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अगर ग्लूकोज कोशिका में पहुंच गया है तो वहां पर क्या होता है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं, अगर कोई सेल है, सेल के अंदर क्या है C6H12O6 है। और दोस्तों आपकी बॉडी की प्रत्येक कोशिका में अगर ग्लूकोज है तो अब जब सांस लेते हैं तो कोशिका के अंदर भी ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों जब हम सांस लेते हैं ब्लड के थ्रू हमारे ऊतकों, हमारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, जिसका पहुंचाने का कार्य करते हैं हमारे आरबीसी। आरबीसी के अंदर भरे हीमोग्लोबिन के अणु ऑक्सीजन को ले जाकर के हमारे ऊतकों और क्या कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या ग्लूकोज हो गया, अब इसी कोशिका में मिला है क्या ऑक्सीजन, क्या मिला है ऑक्सीजन। तो हम बात करते हैं दोस्तों, एक क्रिया जो होती है श्वसन की, ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों मैं बात करूं जो कोशिकाओं होती है वहां पर क्या एक होता है एंजाइम जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम। तो दोस्तों जब हम इसको डिटेल में हम क्या क्रेब्स साइकिल पढ़ाते हैं तो वहां पर हम कंप्लीट इनके सारे एंजाइम को मैं बात करता हूँ। लेकिन दोस्तों अभी हम सिर्फ अंतर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बस क्या नाम लिख रहे हैं ऑक्सीकारक एंजाइम। ऑक्सीकारक एंजाइम। तो दोस्तों ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीकारक एंजाइम आ गया। तो दोस्तों ये ऑक्सीकारक एंजाइम क्या करेगा, अब इस ग्लूकोज को तोड़ देगा CO2 और H2O में। किसमें, CO2 प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होगा। कितना दोस्तों, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ATP है हम इसको एनर्जी कॉइन ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का सिक्का। क्योंकि दोस्तों इनमें जो फास्फेट बॉन्ड होता है वो बहुत ही एनर्जी उसके अंदर होती है। जब ये बॉन्ड टूटते हैं फास्फेट बॉन्ड तो अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए एटीपी को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एटीपी को ऊर्जा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें 3 फास्फेट बॉन्ड होते हैं, 3 फास्फेट बॉन्ड से फास्फोरस जुड़े होते हैं। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो दोस्तों इसलिए इसको बोला जाता है ऊर्जा। ठीक है, एटीपी को ऊर्जा बोला जाता है, ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है, या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये हो गई हमारी ऑक्सीशोषण, क्या हो गया ऑक्सीशोषण। और साथ ही में हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है दोस्तों तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीशोषण। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो हम उसको बोलेंगे दोस्तों अनऑक्सीशोषण। तो हम यहाँ पर बात करेंगे एक ऑक्सीशोषण है। तो दोस्तों ऑक्सीशोषण में 2 स्टेप होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। क्या होता है दोस्तों, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज टूटते हैं। क्या होता है दोस्तों, जिसमें ग्लूकोज टूटते हैं हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, क्रेब्स चक्र जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चक्र होता है, तो वहां पर क्या हम बोलते हैं दोस्तों उसको क्रेब्स चक्र। तो हम बात करेंगे क्रेब्स चक्र को आगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतनी सी बात है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो होती है वो होती है कोशिका द्रव में। कहां पर, कोशिका द्रव में। लेकिन जो क्रेब्स चक्र है वो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, वहां पर ऑक्सीसोम होते हैं, ऑक्सीशोषण संपन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं अब अनॉक्सीशोषण की। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अनॉक्सीशोषण। अनॉक्सीशोषण में जो कोशिकाएं होती हैं या जो जीवाणु होते हैं या
कुछ खमीर होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के ही, वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। किस में ब्रेक होते हैं दोस्तों, वो ब्रेक होते हैं एथिल एल्कोहल में। क्या दोस्तों, C2H5OH, और प्लस में बनती है दोस्तों यहाँ पर CO2 और बन जाते हैं क्या, ATP, बनते हैं क्या, ATP, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्जा का सिक्का। तो हम थोड़ा सा दोस्तों इस अपक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। ये हो गई हमारी क्रिया बैलेंस। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या अपक्रिया को बैलेंस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या होती है, हमारे कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज गया था और ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी क्या टूट गई, किसमें, एथिल एल्कोहल। क्या बना दी दोस्तों, एथिल एल्कोहल। तो हम इसको बोलेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल प्लस में क्या बना है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, लेकिन इसी की और अपक्रियाएं होती हैं जिसमें कार्बोनिक अम्ल बनता है, तो वहाँ पर CO2 का निर्माण नहीं होता है। यहीं पर जब क्या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तो वहाँ पर CO2 का निर्माण नहीं होता है। तो अनाक्षी श्वसन वे अपक्रियाएं हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है। क्या रही है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, तो उसको हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसमें देखिए बहुत कम ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ इसमें हम देख सकते हैं कि एथिल एल्कोहल का निर्माण हो रहा है, जो क्या एल्कोहलिक पदार्थ होता है। और इसमें हम देखेंगे यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। लेकिन कुछ अपक्रियाएं और भी होती है, जैसे इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, तो वहां पर क्या दोस्तों CO2 का निर्माण नहीं होता है। तो अब आ जाते हैं हम क्या इनकी परिभाषा पर। तो हम अपक्रिया को देखते हैं। अपक्रिया, अब दोस्तों मैं बात करूं श्वसन, श्वसन की सिंपल परिभाषा होती है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही क्या कहलाता है, श्वसन। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जाए तो हम बोलेंगे कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण ही श्वसन कहलाता है। कहां पर दोस्तों, कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण श्वसन कहलाता है। तो हम देखते हैं दोस्तों ऊर्जा का निर्माण तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण इसमें भी हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो दोस्तों कोई चिंता नहीं है, श्वसन तो दोनों जगह हो रहा है। हम लेकिन बात क्या करेंगे, ग्लूकोज, देखो अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो हम उसको ऑक्सीश्वसन कहेंगे। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तब हम उसको बोलेंगे अनाक्सीश्वसन। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर अब अंतर पे आ जाते हैं। ये होता है ऑक्सीश्वसन, हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन, और ये होता है अनाक्सीश्वसन जिसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम यहाँ से देखते हैं कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो रियल बात है भैया, ये क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, जो यहाँ पर है। हाँ, तो इसमें मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो रियल बात है भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे हम देखते हैं, तो इसमें सदैव CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, CO2 का निर्माण होता है या उत्सर्जन होता है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सदैव CO2 का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर CO2 का उत्सर्जन होता भी है और नहीं भी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर तो CO2 रिलीज हो रही है, लेकिन जब लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है तो दोस्तों वहां पर CO2 नहीं निकलती है। जब लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है तो वहां पर CO2 नहीं निकलती है। तो हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि होता भी है और नहीं भी होता। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। रियल में कितना, 38 ATP। कितना दोस्तों यहाँ पर लिखा है, 38 ATP। अब हम बात करें, अगर ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है तो जिसके पास ज्यादा होगा, अगर ये 38 है तो रियल में ज्यादा होगा, और ये 2 है तो कम होगा। अगर आपके पास 10
रुपए है और मेरे पास 2 रुपए, तो जाहिर सी बात है अगर 2 रुपए का नोट हो या 10 रुपए का नोट, नोट तो दोनों है, लेकिन जो 10 वाला है उसका ज्यादा होगा, जो 2 वाला है उसका कम। तो दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण ज्यादा होगा, यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण कम। तो दोस्तों ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर है, इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है, अर्थात कितना 2 ATP। ठीक है दोस्तों, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में मैंने बताया ना दोस्तों, ये जो होता है यह क्रिया 2 चरण में होती है। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्या होता है दोस्तों क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहेंगे यह कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये क्रिया जो होती है यह कोशिका द्रव्य में ही होती है। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों उसको याद करके रखना, यहाँ पर वो है एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण जो दोस्तों ऑक्सीजन होता है वो उच्च पादपों एवं क्या जंतु में होता है। तो चाहे वो जंतु हो, मनुष्य हो, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी, चाहे कुछ भी हो या कोई पेड़ पौधे हो, वो सभी क्या ऑक्सीजन करते हैं दोस्तों। ठीक है, और अनऑक्सीजन के एग्जाम्पल याद करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो जीवाणुओं को याद करके रखना और क्या खमीर, 2 चीज तो जरूर याद करके रखना, जीवाणु एवं खमीर, ये 2 चीज याद करके रखना दोस्तों। उसके बाद क्या एस्केरिस है, फैसियोला है और क्या अंकुरित बीज, जो दोस्तों मिट्टी के अंदर जब किसी बीज को बो देते हैं तो जब वो अंकुरित करने लगता है तो उस समय वो भी ऑक्सीजन नहीं करता है, वो भी उस समय अनऑक्सीजन ही करता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई पॉइंट न समझ में आओ या कहीं पर आप कंफ्यूजन लग रही हो तो आप दोस्तों उसको कमेंट में लिख लीजिए तुरंत। ठीक है दोस्तों, उसको कमेंट कीजिएगा। और मैं बात कर देता हूँ थोड़ा सा और एक क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, आपको याद करना है तो सिर्फ क्या यहाँ पर ज्यादा करके याद कर लेना है दोस्तों, आपको उदाहरण और क्या ये अभिक्रिया, क्योंकि दोस्तों अगर ये अभिक्रिया याद होगी तो ये चारों अंतर आपको एकदम आसान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारा कभी कभी पूछता है, वैसे एक्स्ट्रा नहीं नॉर्मल क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये पूछता है एटीपी का फुल फॉर्म, क्या पूछता है एटीपी का फुल फॉर्म, जिसे हम बता देते हैं दोस्तों, ये होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। क्या होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और दूसरी बात दोस्तों, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। अब अगली बात दोस्तों, एटीपी का निर्माण कहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। दोस्तों अब देखिए, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कोशिका को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। बहुत बार मैंने खुद पढ़ता था दोस्तों कि मुझे पता था कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था क्यों कहा जाता है। लेकिन अब पता होना चाहिए वो दोस्तों आप लोग को कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है वो संपन्न होता है। क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण संपन्न होता है या कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। जहां पर कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है वहीं पर क्या एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी ऊर्जा है, इसीलिए हम उसको ऊर्जा घर कहते हैं। दोस्तों ये चीज हो जानी चाहिए, आपको ये चीज पता होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई क्वेश्चन बचा हो दोस्तों आप उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।